बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज के तबादला ख्याल में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर में जिस तरह बैड गवर्नेंस का सामना है और इतना टाइम गुजरने के बावजूद वो गवर्नेंस की सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकें और उनकी गवर्नेंस के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और अवाम सख्त नाला है। इसके साथ साथ नाजरीन आपको ये बताते चलें कि जहाँ एक तरफ बैड गवर्नेंस है आज़ाद कश्मीर में, वहीं दूसरी तरफ इनका जो ज़ाती कारोबार के मामला हैं वो भी अखबारात की और मीडिया की जीनत बनते आ रहे हैं और वहाँ पे भी इनको अपने ख़ानदान की तरफ से सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। अब आज के तबादला ख्याल में बात करेंगे कि इनको अपने कारोबारी जो मामला हैं वहाँ पे क्यों मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है, क्या वजूहत हैं कि कारोबारी मामला में इनके वालिद साहब ने इनको अलग कर दिया था, क्यों अलग किया, इसकी क्या वजूहत हैं। इस तमाम सूरत हाल पे आज हम तबादला ख्याल करेंगे यासर आरफ से, और यासर आरफ से हम ये पूछेंगे कि असल वजूहत हुई क्या। सबसे पहले तो हम आप इनसे ये जानेंगे, जो हमारे नाजरीन ने भी काफ़ी हमसे रब्ता किया और वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में बैड गवर्नेंस के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास को अपने ख़ानदान की जानिब से जो कारोबारी मामला आते हैं वहाँ से भी सुक्की का सामना करना पड़ रहा है, और ये सुक्की क्यों इनको ख़ानदान की जानिब से क्यों मज़ामत का सामना इनको करना पड़ रहा है, क्या वजूहत हैं कि ख़ानदान ने भी इनको अपने कारोबारी मामला से दूर रहने की हदायत की थी और अलग कर दिया था। जी यासर, मुझे बताइएगा कि इसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास। सुमारदार साहब, बहुत शुक्रिया। आपने अपने इंट्रो में जो बात बताई और हम बारहा अपने नाजरीन के सामने ये भी चीज़ ला चुके हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब का जो अपना एक मखसूस मजाज, अपना एक तरीक़ेकार, अपना एक रवैया, अपना एक अंदाज और वो कुछ चीज़ें जो वो अपने किरदार अमल से पोर्ट्रे करते हैं, उसकी वजह से मसाइल जो उनके ईवान इक़्तिदार से शुरू हुए, गवर्नेंस से शुरू हुए, अब वो आकर अपने उनके कारोबारी मरकज के अंदर भी वो जो है ना एक मीडिया की जीनत बन चुके हैं। तो इसकी बुनियादी वजह तो यही है कि ये उनका अपना जो मिजाज और रवैया है वो सभी जगहों पे अब वो आश्कार हो रहा है। तो तनवीर इलियास साहब के साथ बिल्कुल यही मामला चले आ रहे हैं। तो इनके जो कारोबार के अंदर अभी हालिया मसाइल सामने आए हैं, उसके हवाले से बहुत सारे लोगों की शायद ये राय थी कि ये उनके घर का जाती मामला है, तो इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो इसके हवाले से दो बातें हम लोगों के सामने लाएंगे। पहली बात यह कि हमारे प्रोग्राम से पहले खुद सरदार तनवीर इलियास खान साहब इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी करवा के वो चीज जो मंजर आम पे शायद किसी को पता भी, खबर भी ना चलती, वो खुद लेके आ चुके हैं, बल्कि वो चीजें बिजनेस के लेके आए हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिली के अंदर इज़्तिराब है कि ये उन्होंने किया क्या है। हालांकि यासर, इसमें एक खास बात ये है कि ये इनका जाती कारोबार है, लेकिन जब भी सेंटोरस के हवाले से जिस तरह पिछले सील हुआ था, जो कुछ भी मामला हुए थे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, तो इसमें पूरी कश्मीरी कौम को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था कि देखें जी पूरी कश्मीरी कौम के नाक का। बिल्कुल उस्मान साहब, ये बल्कि वो स्लोगन उनके मीडिया एडवाइजर ने इस वक्त के मौजूद उन्होंने चलाया था, सेंटोरस सारे कश्मीर का, सेंटोरस हम सब का। तो जब सेंटोरस सारे कश्मीर का हो सकता है, बिल्कुल ऐसी है, बात भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल हम इसको, ये सेंटोरस पूरे सारे कश्मीरियों का मान है, फख्र है, और ये कश्मीरियों की ये निशानी है। बिल्कुल इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। जब ये कश्मीर का है तो फिर उसके ऊपर बात हो सकती है, जो आपने बात की ये भी है। दूसरा, जब कोई शख्स वजारत उज़्मा के मनसब पे फायद हो जाता है तो जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कोई भी चीज उसकी प्राइवेट नहीं होती, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। बिल्कुल ऐसे। अगर बरतानिया के पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछा जा सकता है, उनके पास कोई गेस्ट जाता है तो वो कहां से चाय वो खुद सर्व कर सकते हैं, वो उनसे हिसाब किताब मांगा जा सकता है कि आपने ये एक्सपेंडिचर्स किए तो ये कहाँ किए, और जवाबदेह उनको होना पड़ता है। तो फिर दुनिया की जो डेमोक्रेसीज की माँ है, जिसे खुद तनवीर इलियास साहब खुद कहते होते हैं कि जमहूरियतों की माँ है, तो उस माँ के उस निजाम के अंदर भी अगर ये चीज है तो सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो डेमोक्रेट हैं, उन्हें फिर इस हवाले से भी परेशान नहीं होना चाहिए थे कि ये सेंटोरस का मामला क्यों डिस्कस हो रहा है। तो उसमें बुनियादी तौर पर हम अपने नाज़रीन के सामने ये लाएंगे कि ये 2005 के अंदर सेंटोरस का ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद के अंदर ये शुरू किया गया। और ये इसकी जो मालियत थी इनिशियल, ये तकरीबन $400 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था। 7.5 अरब रुपए में ये जो जमीन है सेंटोरस की जिस पे ये बना हुआ है, ये उस वक्त महंगी तरीन जमीन खरीदी गई थी। 67 कनाल का ये अहाता है जिसके ऊपर ये सेंटोरस कायम है। अभी जो सेंटोरस के मौजूदा जो इनके अपार्टमेंट्स हैं, उनकी शॉप्स हैं,
क्या क्या है, कितना सेल हुआ है, इसकी डिटेल भी हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट पे मौजूद है, लेकिन हम इसको पब्लिक नहीं करते क्योंकि ये किसी भी बिजनेस की प्राइवेसी होती है। तो हम इससे सिर्फ आगे चले आते हैं। अब सेंटोरस की बुनियादी जो सरमायाकारी है इसके ऊपर, ये जो हमने बताया कि 400 मिलियन डॉलर, ये जो सेंटोरस के चेयरमैन हैं और सरदार तनवीर इलियास खान साहब के वालिद मोहतरम है सरदार इलियास खान साहब, ये उनकी की गई बुनियाद इन्वेस्टमेंट है। वो तमीमी ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो बुनियादी तौर पे ये सरमाया उनका जाती था या उनके दोस्तों के उसमें शेयर्स जितने भी जो भी शामिल थे, उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाते। ये सारे का सारा सरदार इलियास खान साहब ने ये लगाया हुआ है। 2005 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उन्होंने सरदार इलियास खान साहब ने चेयरमैन सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज, उन्होंने इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है इस प्रोजेक्ट की सेंटोरस की, वो दी सरदार तनवीर इलियास खान साहब को। और सरदार तनवीर इलियास खान साहब को प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन दिया गया कि वो सेंटोरस इस प्रोजेक्ट के प्रेसिडेंट हैं। ये पावर ऑफ अटॉर्नी नाजरीन याद रखें कि सरदार इलियास खान साहब, जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब के वालिद हैं और जिन्होंने बुनियादी ये इन्वेस्टमेंट 400 मिलियन डॉलर की, उन्होंने 2005 में पावर ऑफ अटॉर्नी सरदार तनवीर इलियास खान साहब अपने बेटे को दी और उन्हें प्रेसिडेंट बनाया। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ये सक्सेसफुल हुआ, बाद में फिर ये चल पड़ा, ये लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। इस सारे अरसे के अंदर बस ये चेयरमैन सरदार इलियास खान साहब इसको देखते रहे, वो खुद उसमें इन्वॉल्व रहे, इसके बनने की एक्सपर्टीज सारी उस वक्त वो वहां से सऊदी अरबिया से उनको ऑनलाइन और वीडियो लिंक के ऊपर वो खुद इसकी सुपरविजन करते रहे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड सारा इसी बिजनेस के हवाले से और इंटरनेशनली उनका एक एक्सपोजर था। इस सारे में वो बराबर के शरीक रहे। पैसा पैसे को खींचता है, बुनियादी पैसा जो है ये सरदार इलियास खान साहब ही का था, जिससे आगे सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने इस प्रोग्राम का कारोबार को एक्सपेंड किया। ये कारोबार 2018 तक बहुत अच्छा चलता रहा। इसके अपार्टमेंट्स बना के बेच भी दिए गए और फिर रेवेन्यू वापस ले भी लिया गया। जो बाहर लोगों के शेयर थे बहुत सारे कंपनीज के, वो दे भी दिए गए, कुछ अभी देने बाकी भी हैं। लेकिन जिस के साथ शेयर्स के मायदात थे, मतलब गल्फ कंपनी का जिक्र खुद सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने अपने प्रेस रिलीज में कर दिया, तो उनके जो तकरीबन 7-8 अरब रुपए के उनके शेयर्स हैं, वो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है सरदार इलियास खान साहब के साथ। उसका सरदार तनवीर इलियास खान साहब के साथ कोई तल्लुक नहीं है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी किसी की इन्वेस्टमेंट है, वो सारी सरदार इलियास खान साहब के साथ जुबान करके, उनके साथ ट्रस्ट करके, उनके साथ मायदा करके की गई है। ये बुनियादी बड़ी खास बात है। अच्छा, एक और बात यासर ये बताएं मुझे कि जिस तरह उन्हीं की जानिब से कुछ तर्जुमानों की जानिब से भी ये कहा आया था कि इसमें 91% जो शेयर हैं वो इलियास खान साहब के हैं और बाकी उनके 3 बेटे हैं, तनवीर इलियास, राशिद इलियास और यासर इलियास, इनके 3% शेयर हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट बहुत अरसे से मंजर आम से आम पे नहीं आया। अब जाहिर है वो एक बड़े समझदार और सियाने शख्स हैं और जिस तरह हमने कहा सरदार इलियास खान साहब, उनका एक्सपोजर है, बिजनेस को वो समझते हैं। एक बड़े अरसे तक ये जितना भी बिजनेस आपको नजर आता है ना, सेंटोरस हो, ताज हो, ये 12 कंपनीज जो इनकी सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज की, इसके बारे में तनवीर इलियास साहब अपनी निजी महफिलों में अपने दोस्तों से ये बात कहते रहे कि ये सारा बिजनेस मेरा है, ये कंपनी सारी मेरी है, इनका मालिक मैं हूं। बल्कि वो यहां तक कहते रहे कि सेंटोरस जो है तो ये तो मेरे बिजनेस का पीनट है। अच्छा, ठीक है। ये जो उनकी जुबान ज़द-ए-आम और मुख्तलिफ जगहों पे वो इस तरह की बातें करते रहे, तो ये चीज नोटिस में तो थी, चाहे रिश्ता बाप बेटे का हो, भाइयों का मामला है। बाकी जो कंपनी सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज में काफी सारी आ जाती है, मतलब पेट्रोलियम इनकी कंपनी है, ताज रेजिडेंशिया है और कुछ टीवी चैनल अल्ट्रा फ्यूल के नाम से इनकी पेट्रोलियम की जो आपने बात की, और कुछ कोयले का कारोबार भी है और काफी सारी कुछ मुख्तलिफ हैं। बार हम उन पे डिटेल में नहीं जाते। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें वो भी सारे इलियास खान साहब के या तनवीर? ये सारी सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ना, इसी की हैं। और सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं सरदार इलियास खान साहब। ये ऑर्गेनोग्राम लोगों को हम समझा देते हैं कि ऑर्गेनोग्राम के अंदर सबसे टॉप पे हैं चेयरमैन, चेयरमैन के बाद थे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद थे सीईओ, सीईओ के बाद थे वाइस चेयरमैन, उसके बाद फिर उनका स्टाफ
स्टाफ जो है ना वो सारा आ जाता है। तो चेयरमैन उसके प्रेसिडेंटशिप से फारिग हुए। हाँ, वो फारिग हुए। अभी ऑर्गेनोग्राम में चेयरमैन आगे सरदार इलियास खान साहब, उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी देके सरदार तनवीर इलियास साहब को बना दिया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद जो सीईओ हैं वो उनके दूसरे बेटे सरदार यासिर इलियास आ गए। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो चौथा जो इनका फैमिली के अंदर डेजिग्नेशन है वो आ गया सरदार राशिद इलियास साहब का, जो उनके दूसरे बेटे हैं। अब इस ऑर्गेनोग्राम के तहत ये बिजनेस चलता रहा। यासिर साहब वाकई ये बाद में आए, उस वक्त ये स्टडीज कर रहे थे, लेकिन बाद में जब आए तो वो मुकम्मल तौर पे इसी कारोबार के साथ उन्होंने आके अपना टाइम, अपनी सलाहियतें और वो यासिर बात और फिर मैं एक बात आपके साथ शेयर कर पूछना चाह रहा हूँ कि असल वजूहात क्या हुई हैं इनको जो कारोबार से अलग किया गया, फिर जब इन्होंने दोबारा दावा बोला, इसकी कहानी जो हमारे नाज़रीन सुनना चाह रहे हैं। हम इसी को जा रहे थे कि ये 2018 तक ये सिलसिला ठीक चलता रहा। जब सरदार तनवीर इलियास खान साहब कारोबार छोड़ के पॉलिटिक्स में उनको जो शौक था उसके लिए आए, टेक्नोक्रेट के पॉलिटिक्स में वो केयर टेकर गवर्नमेंट में पंजाब में गए। उसके बाद से उन्होंने कारोबार के ऊपर बहुत तवज्जो और दिलचस्पी लेना छोड़ दी, क्योंकि उनकी दिलचस्पियां बदल गई, उधर उन्होंने तवज्जो देना शुरू कर दी। 2018 से ये कारोबार उनकी अदम तवज्जोही की वजह से अच्छे खासे मसाइल का आहिस्ता आहिस्ता मसाइल का शिकार होना शुरू हो गया। 2018 तक ये वो सियासत में चले गए, कारोबार के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। तो सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने बजाय इसके कि वो पॉलिटिक्स का इंतखाब कर रहे हैं, तो वो सीईओ यासिर इलियास साहब जो उनके छोटे भाई हैं उनको ट्रेन करते, राशिद इलियास साहब को समझाते। राशिद इलियास साहब तो बाद में आए और वो इस कारोबार जो अपने फादर की उनकी इन्वेस्टमेंट है, इसको जिस तरह वो पीछे से चलाते आ रहे हैं, इसी खुलूस, जज्बे और वलवले के साथ इसको आगे ले जाते, इसमें उन्होंने कोताही बरती। और कुछ लोग कहते हैं कि दानिस्ता कोताही बरती, चलो हम उन पे नहीं करते कि ना दानिस्ता वो उधर चले गए, लेकिन उन्होंने वो उस कारोबार को उस तरह आगे यासिर इलियास साहब को, दीगर लोगों को उस तरह साथ चलाया नहीं, उस तरह तवज्जो नहीं दी, बल्कि इसके बजाय वो कुछ अरसे के बाद उनका एक छोटा बेटा जो है, बड़ा बेटा उमर है, अभी वो उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 21-22 साल उसकी उम्र है, उनकी तवज्जो ज्यादा उस तरफ चली गई। अब इसकी वजह से फैमिली के अंदर रिफ्ट पैदा हुआ। अब 21-22 साल का एक नौजवान बच्चा है, आप उसको जितना भी ट्रेन कर दे, समझा लें, छोटा बच्चा, वो इतने बड़े कारोबार को किस तरह चला सकता था? उन्हें ये चाहिए था कि फैमिली के अंदर सरदार तनवीर इलियास साहब, जिस तरह उनके फादर ने उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दी, वो इसी तरह अपने जो दूसरे भाइयों पे उन पे तवज्जो देते, उनको इसी तरह बाइख्तियार बनाते, क्योंकि वो दूसरे भाइयों को अभी तक, कुछ अर्सा पहले तक, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट पीक पे नहीं पहुंचा, वो बाइख्तियार नहीं थे, क्योंकि जो भी चेक जारी होना था, एक अमाउंट होती है, मैं उसका जिक्र नहीं करता, उस अमाउंट से ज्यादा के चेक पर सीईओ और साइन नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ प्रेसिडेंट को साइन करना होते थे। तो वो इख्तियारात जो थे ना, तनवीर इलियास साहब ने वो अपने पास रखे। वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने फादर की उनको दी गई थी, उसको लेकर वो चले, लेकिन उन्होंने चलते चलते इस कारोबार को मुकम्मल तौर पे अपनी मुट्ठी में डाल दिया और 2018 के बाद ये मसाइल जन्म लेना शुरू हो गए। अब ये हुआ कि जब 2021 में वो पॉलिटिक्स, आजाद कश्मीर की डायरेक्ट पॉलिटिक्स की तरफ आए, तो उसमें एक हादसा हो गया, सरदार सगीर शहीद जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी शहादत हो गई। और उसके बाद फिर जो फैमिली जो है ना, इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं कर रही थी कि इस हादसे के बाद हम इस पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करें, बल्कि ये सरदार इलियास खान साहब के खुद के मुंह के अल्फाज हैं, ये तो मैं खुद इसका विटनेस हूं कि ब्रोकन हार्ट के साथ हम पॉलिटिक्स में हमें मजबूरन जाना पड़ा। बाकी फैमिली भी इससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी, लेकिन सरदार तनवीर इलियास खान साहब को क्योंकि इक्तदार का एक जुनून चढ़ा हुआ था, वो वजारत उज़्मा के उस मनसब पे बैठना चाहते थे, तो उन्होंने इस सारे टेन्योर के अंदर वो जो कारोबार, जो बुनियाद था, जिसकी वजह से उनकी आन बान शान पहचान थी, उसके ऊपर तवज्जो दिए बगैर सारी तवानाइयां, अपना वक्त वहां पे लगा दिया। इस सारे 2018 से लेके अभी 2023 तक के इस टेन्योर में 5 साल के अंदर ग्रेजुअली आहिस्ता कारोबार पे अदम तवज्जोही की वजह से एक वक्त ये पहुंचा कि कारोबार इंतहाई मुश्किलात और मसाइल का शिकार हो गया। मुश्किलात और मसाइल का इस तरह शिकार हो गया कि टावर सी जो है सेंटोरस का, उसके हवाले से मूव एंड पिक एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसके साथ एक एग्रीमेंट होना था। दिसंबर 2022 को उसकी पेमेंट की जानी थी और एग्रीमेंट के मुताबिक उसे पेमेंट की जानी थी और उस प्रोजेक्ट को आगे शुरू करना था। और ये तकरीबन इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्रोजेक्ट की मालियत है 6800 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। अब जब इस प्रोजेक्ट को शुरू होना था
पीछे जो है ना बिजनेस मुसलसल डिस्टर्ब हुए जा रहा है। सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो है ना महीनों तक अपने कारोबार को टाइम ही नहीं दे रहे, फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं वहां पे, कई माह तक वहां पेंडिंग पड़ी वो ना अपने कारोबार को टाइम दे रहे हैं, ना अपनी हुकूमत को टाइम दे रहे हैं, तो किसको टाइम दे रहे हैं? खैर ये तो हुकूमत में जाके उनको जो भी हुआ मुझ पर नहीं बात करते, लेकिन जितना भी था उन्होंने टाइम बाहर स्पेंड किया, कारोबार को नहीं तवज्जो दी और कारोबार इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो गया, जो जेन्युइन बात है। चाहे ताज इस तमाम सूरत हाल के बाद फिर सरदार इलियास साहब ने फरवरी में यह फैसला किया कि इनको प्रेसिडेंटशिप के ओहदे से हटाया जाए। हाँ, फिर यहीं पे नहीं, वजारत उज़्मा के बाद भी तनवीर इलियास साहब इस सारे अरसे में 2018 के बाद ऑनवर्ड और 2020-21 से ऑनवर्ड अभी तक मुसलसल पैसे निकलवाए जा रहे हैं, सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 8 लाख रुपए का डिफॉल्ट, 8 अरब रुपए का, सॉरी 8 अरब रुपए का डिफॉल्ट बताया जाता है कि इस अरसे में जो है ना वो हो गया, कारोबार को इतना बड़ा नुकसान हो गया। नहीं, तो अब एक और सवाल पैदा होता है यासिर की इतने सारे पैसे उन्होंने अपने जाती कारोबार से निकाले, फिर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को जो उनका जो बजट मुख्तस था उससे भी वो करोड़ों रुपए निकाल चुके हैं, तो ये इतने सारे पैसे इस पे हम उस्मान साहब आते हैं जो गवर्नमेंट से निकाले हुए, यही तो मसला है ना यहाँ पे, गवर्नमेंट का जो है ना लोग शोर मचा रहे हैं कि 88 करोड़ पे निकाल के। हमने बताया था कि पीएम सेक्रेटरी का जो बजट था वो 44 करोड़ से 88 करोड़ बिल्कुल यही हम कह रहे हैं कि लोग रो रहे हैं कि 88 करोड़ रुपए निकाल गए सरकारी खजाने से। 88 करोड़ को तनवीर इलियास साहब जिस तरह उन्होंने पीछे पानी में बहाए हुए हैं पैसे अपने कारोबार के, उससे तो उन्हें तो ये पीनट लगता है ना। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, नहीं तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चलो वो उन्होंने पैसा निकाला, फिर अपने कारोबार से भी निकाला, तो कारोबार में कहा जा रहा है कि जो उनका हिस्सा बन रहा था उससे कई ज्यादा वो पैसे ड्रा करवा चुके हैं, निकाल चुके हैं, यही सूरत हाल हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पैसा उन्होंने जो भी निकाला कारोबार में से, उसकी वजह से जो कारोबार चल रहा था, आप अभी तनवीर इलियास साहब के जो है ना लोग हैं और खुद उनके प्रेस रिलीज वो कह रहे हैं कि ये कारोबार था ही सरदार तनवीर इलियास साहब की वजह से, इनकी फैमिली को जानता कौन था, ये डबल ट्रिपल बिजनेस उन्होंने किया। बाबा सवाल ये है कि डबल ट्रिपल किया 2005 से 2018 तक, 2018 से अभी 23 तक जो 5 साल आपने कारोबार को तवज्जो नहीं दी, खुद भी नहीं दी, दूसरे किसी को भी वहां पे आपने जो है ना पर नहीं मारने दिए, उसको अच्छी तरह से फैमिली के दीगर मेंबर्स को, यासिर इलियास साहब को, राशिद इलियास साहब को काम नहीं करने दिया, उस तरह चीज आगे नहीं चली। तो ये 5 साल इतने बड़े एम्पायर के अंदर जो आपने दरार डाली, नुकसान किया सरदार इलियास खान साहब का, इसका जवाब कौन देगा ना? इसको वो छुपा रहे हैं, इसको वो छुपा रहे हैं भाई। असल वजह अब ये है, अब ये उस्मान ताहिर साहब मैं आपको बताता हूं असल वजह पे। असल वजह ये है कि जनाबे वाला जनवरी के अंदर तनवीर इलियास साहब ने जब यहाँ वज़ारत उज़्मा पे चले गए तो इन्होंने वहां से होके फोन पे, जिस तरह उनका तरीकेकार था पुराना, अपने एम्प्लॉयज को उसी तरह उसी टोन में डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। अकाउंट्स है, एडमिन है, ये करें, सेंटोरस के अंदर लोग आए जा रहे हैं, पॉलिटिकल लोग आके वहां पे रिहाइश दी जा रही है उन्हें, मीडिया के लोग आ रहे हैं, सारे मुकम्मल तौर पे बिजनेस का डेकोरम सारा इन्होंने खराब करके रख दिया। बिला आखिर ये हुआ कि इन्होंने जब मैनेजमेंट इनकी वहां मसरूफ होने की वजह से, यासिर इलियास साहब, राशिद इलियास साहब और सरदार इलियास साहब खुद उन्होंने चीजों को देखना शुरू किया, तो इन्होंने जब लोगों को अपने मसलन इनके एडमिन के दीगर ऑफिसर थे बिजनेस के, उनको डायरेक्शन देना शुरू कर दी। डायरेक्शन उन्होंने जब नहीं सुनी कि हमें सीईओ की तरफ से ये डायरेक्शन है, हमें चेयरमैन साहब की तरफ से ये डायरेक्शन है, तो उस पे इन्होंने लोगों को फायर करना शुरू कर दिया। जनवरी में इन्होंने ये किया कि एक एचओडी है एडमिन के शहजाद सुल्तान और मैनेजर हैं एचआर के अदनान आरिफ, इन 2 लोगों को बजरिया अनिल सुल्तान जो दूसरे ऑफिसर हैं उनके थ्रू इनको फायर कर दिया। ये लोग 1 महीना 15 से 18 साल इन्होंने सेंटोरस में अपनी सारी जिंदगी कर दी, तो जिंदगी इन्होंने जाय कर दी। तो इन्होंने वापस 1 माह इसी तरह इंतजार किया, सब्र किया, उसके बाद ये जाके पहुंचे यासिर इलियास साहब के पास कि हमें बताएं कि अब हम 15 साल आपको सर्विस दे के 18 साल किधर जाएं, हमें इंसाफ दिया जाए। अब ये इनकी शिकायत और सुनवाई की गई सीधी चेयरमैन साहब के पास। चेयरमैन साहब ने फरवरी के आखिरी अशरे के अंदर इस पे एक्शन लिया। इस पे एक्शन लेते हुए उन्होंने एक दस्तावेज लिखी। इस दस्तावेज में सरदार जो चेयरमैन थे उन्होंने अपनी सरबराही में ये दस्तावेज लिखवाई। उसमें सरदार यासिर इलियास साहब ने, सरदार राशिद इलियास साहब मौजूद थे, इस तरह इनके स्टाफ से 3 से 4 लोग वहां पे मौजूद थे। उसमें दस्तावेज के अंदर जो लिखा गया, वो दस्तावेज क्योंकि इंतहाई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके हम मदरजात आपको बता देते हैं। मदरजात में नंबर 1 ये है कि सरदार तनवीर इलियास खान जो प्रेसिडेंट हैं, उन्हें जो है ना प्रेसिडेंट के ओहदे से सबकदोश किया, फारिग किया जाता है, हटाया जा रहा है। हटाने वाले चेयरमैन
जो सरदार इलियास खान कंपनी के चेयरमैन है वो खुद हैं। तनवीर इलियास साहब अब ना किसी को रख सकते हैं ना किसी को फायर कर सकते हैं। स्टाफ का कोई शख्स सरदार तनवीर इलियास खान साहब को जवाबदेह नहीं है। स्टाफ जाकर तनवीर इलियास साहब को किसी चीज की कोई ब्रीफिंग किसी हवाले से नहीं दे सकता। बिलखुसूस शोबा फाइनेंस के लोग जाके सरदार तनवीर इलियास खान साहब को किसी किस्म की ब्रीफिंग नहीं दे सकते। इसी के साथ चेयरमैन साहब ने कुछ और भी सख्तियां की। सख्तियां करते हुए उन्होंने इससे थोड़ा सा पहले लेकिन डिसीजन हो गया था, टावर बी के अंदर अपार्टमेंट 19 नंबर अपार्टमेंट में 08 एक अपार्टमेंट सरदार तनवीर इलियास खान साहब को दे दिया गया और एक दफ्तर उनका जो है दफ्तर टावर बी में जो है ना 21 नंबर जो फ्लोर है उसके अंदर एक दफ्तर जिसमें सरदार तनवीर इलियास खान साहब भी अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं, ये इन्हें दे दिया गया। ये इसके अलावा बाकी चीजों से उन्हें हटा दिया गया। यहां तक कि इनके जो अल्ले तल्ले अपने थे, इनकी जो शाह खर्चियां थी अपने घर के अंदर की, उनके ऊपर भी पाबंदियां लगा दी गई। मसलन फ्यूल की मद में दीगर मदाद के अंदर वहां पे बहुत सारा वसाइल यहां से जा रहे थे। साथ ही चेयरमैन सरदार इलियास खान साहब ने पॉलिटिकल लोग जो सरदार तनवीर इलियास साहब के लगाए हुए थे वो भी उड़ा दिए। F8 ऑफिस के अंदर जो सोशल मीडिया टीम काम कर रही थी तनवीर इलियास साहब की, उसको भी फायर कर दिया गया। उन्होंने एक एक शोबे का खुद चेक किया जहां से लीकेज थी, लीकेज करने के बाद उसको ब्लॉक करने के लिए जिसे आप कह सकते हैं कि सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिए। ये एक्शन लेने के बाद उन्होंने जब ये पाबंदियां लगाई तो इसी अरसे में तकरीबन जो है ना ये आपको मैं एग्जैक्टली दिन मुझे याद नहीं, तकरीबन फरवरी के ये गुज़श्ता माह इसके आखिरी दिनों में रमजान से 2 से 3 रोज कबल सरदार तनवीर इलियास खान साहब गुस्से में अपने स्क्वाड के साथ जो है सेंटोरस के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बहुत होटल शूटर्स मारे, बहुत एक जो है ना खौफ रास का माहौल बनाया। और ये उस वक्त बनाया जब चेयरमैन खुद जो है ना अपने दफ्तर में सेंटोरस के ऊपर ही बैठे हुए थे। वहां पर सेंटोरस की सिक्योरिटी मुबैना तौर पे हाई अलर्ट कर दी गई कि किसी किस्म का मिस एडवेंचर ये ना करें। लेकिन वो यहाँ से सीधे अपने अपार्टमेंट के अंदर के जो उन्हें तफवीज शुदा है वहां भी उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये वापस चले गए। ये उन्होंने एक अटेम्प्ट की, वो जो एक्शन था उसके रिएक्शन में। दूसरी फिर अटेम्प्ट इन्होंने की ये 3 से 4 रोज कबल, जिसमें उनके बेटे ने जाके वहां पे यही जो मैंने नाम लिया आपके सामने, वो जो इनके एचआर मैनेजर थे, एचओडी एडमिन थे शहजाद सुल्तान, जिन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर करवाई, वहां जाके इन्होंने स्टाफ को जदोकोब किया और साथ सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा इस पे जो एफआईआर दाखिल की गई उसमें कहा कि क्योंकि आजाद कश्मीर पुलिस फोर्स के लोग भी थे। तो ये एपिसोड दूसरा था कि दूसरी बार उन्होंने ये एक्शन किया, उन्होंने अपने बेटे के थ्रू करवाया। अब यहां पे ये हुआ कि इस एक्शन के नतीजे में एफआईआर करवा दी गई। देखें एक चीज जो रखें, बहुत सारे लोग सिंपैथी में कहते हैं कि इलियास साहब फादर हैं, तनवीर इलियास साहब बेटे हैं, यासर साहब भाई हैं, तो आप फैमिली मैटर्स में दूसरा जो बिजनेस होता है, जो कंपनीज होती हैं, वहां पे ये रिश्ते सानवी हैसियत रखते हैं। अगर रिश्तों पे बिजनेस चले तो बिजनेस कभी कामयाब नहीं होते हैं। वहां पे आपका ऑर्गेनोग्राम और आपका डिसिप्लिन होता है। कंपनी के अंदर अथॉरिटी वाला होती है चेयरमैन, उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद सीईओ, मतलब इनका ऑर्गेनोग्राम है, वो वहां पे वो डेजिग्नेशन मैटर करते हैं। अच्छा, ये सारी जो और ये जितना भी प्रोफेशनलिज्म है ना इनके सारे बिजनेस में, इसका वाहिद क्रेडिट जाता है सरदार इलियास खान साहब को। गल्फ वाली कंपनी जो उन्होंने मौकफ दे दिया है, गल्फ वाले जिनका जिक्र किया सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने अपने उस प्रेस रिलीज में, उन्होंने कहा है कि हमारा जो भी मायदा हुआ है अपने भाई हमारे हैं सरदार इलियास खान साहब, 2 भाइयों के दरमियान हुआ है, तनवीर इलियास साहब, यासर इलियास साहब, राशिद इलियास साहब, ये तो बच्चे हैं। अब यहाँ पे तनवीर इलियास साहब बाहर ये चीज पोर्ट्रे करवा रहे हैं कि एक तरफ मैं मालिक हूं और मैं डिक्लेयर करवा दिया उन्होंने, वो करवा के एक नोटिस अपने अकाउंट्स को लिख के अपने बेटे से कि सीईओ है उमर तनवीर उनका बेटा। सरदार इलियास खान साहब का ही ट्रस्ट है कि उनकी वजह से इन्वेस्टर उनकी जुबान पे इन्वेस्टमेंट करता है। उन्होंने ही अभी मूव एंड पिक के साथ एग्रीमेंट किया जो आपको बताया है। उमर ने जो लेटर लिखा था उसके ऊपर सुना अमल शामिल कोई नहीं हुआ है। अमल शामिल किस तरह होगा भाई, डेजिग्नेशन ही नहीं है ना, ये मजाक है। जिस तरह तनवीर इलियास साहब वहां रोजाना अपने एडवाइजर के नोटिफिकेशन करवा देते हैं, इसी तरह उन्होंने बिजनेस के अंदर भी कर दिया। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जितने भी लोगों के एग्रीमेंट्स हैं, इस फैमिली के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, इस बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ सरदार इलियास खान साहब की ही की वजह से है। और अभी जो 2 से 3 साल पहले आजाद कश्मीर में टूरिज्म के हवाले से फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट के दौरान भी जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में भी सरदार इलियास खान साहब खुद मौजूद हैं। मैं आपको बाढ़ के इलेक्शन की मिसाल देता हूं। इलेक्शन में जब सरदार तनवीर इलियास खान साहब कैंपेन कर रहे थे, तो वहां पे हमारा जो ये जनूबी बाग है, इसके बड़े बेल्ट के अंदर
लोगों ने इस चीज का मुतालबा किया मजबूरी बस्ती हल्के से भी कि हमें सरदार तनवीर इलियास खान साहब की जुबान पे कोई यकीन नहीं है, ये कल क्या करेंगे। सरदार इलियास खान साहब वो हैं कि जिनकी जुबान पे हमें यकीन है, वो बात करेंगे, वो कहेंगे तो हम वोट देंगे। पूरा जनूबी बाग याद होगा कि वो सिर्फ और सरदार इलियास खान साहब के कदम रखने की वजह से उसने वहां पे उन्होंने लोगों ने वहां पे वोट दिया था। तमीमी ग्लोबल इस वक्त सबसे बड़ा बेरोजगारी में मावनत कर रही है, बिलखुसूस पुंछ का हमारा बाद में पूरी कर रहा हूं इसमें कि तमीमी ग्लोबल इस वक्त सबसे ज्यादा सर्विसेज दे रही है कश्मीरियों को, और उसके जो सरदार इलियास खान साहब की वजह से तो रोजगार भी, जिसका हम बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है ना तनवीर इलियास साहब अपने उसमें लेने लगते हैं। ये जो लोग बाहर जाके बेरोजगार हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ रोजगार दिया हुआ सरदार इलियास खान साहब का है। ये पूरी फैमिली इंटेक्ट है उन्हीं की वजह से। इलियास खान साहब का इशू ये है कि वो फैमिली में इंसाफ करते हैं, वो सबको अपने साथ लेके चलते हैं, वो सबको बराबर रखते हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नाज़रीन ये जानना चाह रहे हैं कि इस तमाम एपिसोड के बाद जो अटेम्प्ट किया तनवीर इलियास साहब ने, और मतलब दूसरे अल्फाज में अगर ये कहा जाए कि जिस तरह उन्होंने अपने कारोबार को एक बहुत बड़ा झटका दिया, तो क्या आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में भी जब वो जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां का भी सफाया हो चुका है? वहां की उसमें सफाई की बात कौन सी है, वो तो हालात सामने नजर आ रहे हैं, दड़न तख्ता उन्हें को तैयार है। हमने पहले दिन से कहा था कि भाई आप डिलीवर कर ही नहीं सकते, अब आप वो हो गया आपके सामने। अभी मैं आपको और बात बताऊं, एक चीज रह गई पॉइंट। इस सारे एपिसोड के दौरान, कारोबार के दौरान सेंटोरस में आग लगी, 2 दफा सेंटोरस बंद हुआ। इसके ऊपर हमने एक नया प्रोग्राम करना कि सेंटोरस के ऊपर जो आग लगी मुबैना तौर पे ये कोई साजिश क्या था। सो इसके ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इशू है। लेकिन जो आपने बात की कि अब है क्या, तनवीर इलियास साहब बंदे को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई देर नहीं लगाते। उनके नजदीक इंसानी रिश्तों एहसासात की कोई कदर नहीं है। वो इसी तरह अपने मुलाजमीन को भी उठा के फेंकते हैं, सरकार में भी जाके लोगों को उठा के फेंकते हैं, इसी तरह करते हैं। और बातों पर ये तवक्को रख रहे होते हैं, दबाओ धमकाओ धमकियां। आपको पता है कि हम नाज़रीन को बताएंगे कि ये हम इस खाकसार को उन्होंने क्या क्या थ्रेट्स किए और क्या क्या कहा, लेकिन हमने ये वापस कह दिया था कि वो और लोग होंगे जो आपके थ्रेट से खामोश हों, हम आप जैसा करेंगे और ईंट का जवाब हम आपको उसी तरह पत्थर से हम देंगे। तनवीर इलियास साहब के बारे में एक चीज हम क्लियर करते हैं, हमें किसी शख्स से, जिस तरह डॉक्टर को मर्ज से नफरत होती है, मरीज से नफरत नहीं होती, तनवीर इलियास साहब, उनकी सारी फैमिली हमारे लिए काबिल एहतराम है। सब लोगों का दिल से एहतराम करते हैं और वो भी एहतराम और इज्जत में कभी किसी से कम नहीं है। ये तो उनकी मिसाल जो है ना दुनिया देती है। लेकिन जब सरदार तनवीर इलियास खान साहब किसी को विक्टिमाइज करेंगे, किसी के राइट्स पे जो है ना मारने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर, उसके करियर के ऊपर हमला करेंगे, वापस रिटेलिएट किया जाएगा। और ये नहीं हो सकता कि वो डरा के लोगों को कहें, लालच देके। तो अगर उनकी ये फैमिली ये प्रोग्राम सुनती है, हम एक चीज उस्मान साहब उनको क्लियर कर देते हैं कि हमें उनकी जात के साथ कोई इशू नहीं है। उनकी पॉलिसीज, उनके रवैये, जिससे आप भी बखूबी काफिल में, हमारा उससे इख्तलाफ है। और उस पर उन्हें एक्सपोज करना, और वो जो उन्होंने एक अपना सा भ्रम बनाया हुआ है, हमारे पास यही पावर है, ये हम फर्ज अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। यासर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम तफसीली एक और प्रोग्राम करेंगे और उसमें तमाम जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी बात करेंगे, और चंद अहम खबरें हमारे पास कुछ और आ रही हैं। और आज़ाद कश्मीर में झंडियों की लूट सेल लगी हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये लूट सेल क्यों लगी हुई है, और हर दूसरे बंदे को झंडी थमाई जा रही है, तुम अपनी गाड़ी में झंडा लगाओ और घूमो फिरो। हालांकि ये अगर आईनी तौर के ऊपर देखा जाए तो ये बिल्कुल गैर कानूनी इक़दाम है वज़ीर आज़म की जानिब से। इसके ऊपर एक तफसीली प्रोग्राम आइंदा इंशाल्लाह उसके ऊपर हम तबादला ख्याल करेंगे आपसे। तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा नाज़रीन। खुदा हाफ़िज़।